नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। इजराइल ने हमास के खिलाफ गजा में हमले किए तेज। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 82% अमेरिकी लोगों को बताया इजराइल का समर्थन। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा गाजा की 1/4 आबादी है अकाल की कगार पर। रूसी सेना ने यूक्रेन के बखमुत शहर पर किया हमला। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अल्बानिया में दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देशों के सम्मेलन में हुए शामिल। संयुक्त हथियार उत्पादन पर दिया जोर। पेंटागन ने बताया अमेरिका की यूक्रेन में सेना भेजने की कोई योजना नहीं। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फिर से मुकाबले के आसार। मिशिगन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्राइमरी चुनाव में रिपब्लिकन की ओर से ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी की ओर से बाइडेन ने जीत हासिल की। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को लंदन हाई कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने कहा पुलिस सुरक्षा हटाने का फैसला गैर कानूनी या तर्कहीन नहीं। ब्रिटेन में अपनी सुरक्षा स्तर को बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था प्रिंस हैरी ने। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण दक्षिण कोरिया में स्वास्थ्य सेवा चरमराई। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में सैन्य और सामुदायिक डॉक्टरों की तैनाती का किया ऐलान। वहीं दक्षिण कोरिया में लगातार चौथे साल देखने को मिली जनसंख्या में गिरावट। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर से जारी संघर्ष अब और तेज हो गया है। इजरायली सेना ने हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का दावा किया है, तो वहीं इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने बिंड जेबील शहर पर हवाई हमले का दावा किया है। जारी संघर्ष के बीच उत्तरी गाजा में अकाल जैसी स्थिति बन रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल ने आतंकी गुट हमास के खिलाफ गाजा के अलग अलग हिस्सों में अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने खास तौर पर गाजा सिटी और दीर अल बलाह में अपने अभियान को बढ़ाते हुए कई आतंकवादियों के मारे जाने के साथ साथ हमास के बुनियादी ढांचे और एक सुरंग को नष्ट करने का दावा किया है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में इजराइल के प्रति लोकप्रिय समर्थन हमें हमास पर पूरी जीत तक लड़ने में मदद करेगा। नेतन्याहू ने साथ ही कहा कि 82% अमेरिकी लोग गाजा में संघर्ष को लेकर इजराइल का समर्थन करते हैं। अमेरिका में हार्वर्ड हैरिस पोल प्रकाशित हुआ है जो दर्शाता है कि 82% अमेरिकी जनता इजराइल का समर्थन करती है। इसका मतलब है कि अमेरिका में 5 में से 4 नागरिक इजराइल का समर्थन करते हैं, हमास का नहीं। इससे हमें और ताकत मिलती है कि पूर्ण विजय तक हम अपना अभियान जारी रखें। बहरहाल नेतन्याहू का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान से ठीक बाद आया है जिसमें जो बाइडेन ने कहा था कि गाजा में हमले को लेकर इजराइल पर दुनिया भर से समर्थन खोने का खतरा बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस और अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अस्थायी संघर्ष विराम पर बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत के सार या संभावित समय सीमा के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। हम संघर्ष का राजनयिक समाधान चाहते हैं। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री सहित इजराइल सरकार के अन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे स्थिति को कूटनीतिक रूप से हल करना पसंद करेंगे। इजराइल सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा है और उन्होंने हमें निजी तौर पर आश्वासन दिया है कि वे एक कूटनीतिक रास्ता हासिल करना चाहते हैं। उधर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में जेट विमानों के जरिए दक्षिणी लेबनान के रामियाह क्षेत्र के हिजबुल्लाह के हथियार केंद्र और सैन्य इमारतों को निशाना बनाया। इसके अलावा इजरायली सेना ने बिंट जेबील शहर पर हवाई हमले का दावा किया है। उत्तरी गाजा में इन दिनों अकाल जैसी स्थिति हो गई है। लोग भुखमरी से कुछ ही कदम दूर हैं। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय आपातकाल सामने आने के बाद से वहां की मुख्य संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी इससे निपटने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है।
संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ सहायता अधिकारी ने चेतावनी दी है कि संघर्षग्रस्त गाजा की 1/4 आबादी अकाल की कगार पर है। 2 साल से कम उम्र के हर 6 बच्चे में से एक गंभीर कुपोषण का शिकार है। फरवरी के अंत में गाजा में कम से कम 5,76,000 लोग, जो आबादी का 1/4 हिस्सा है, अकाल से एक कदम दूर होंगे। उत्तरी गाजा में 2 साल से कम उम्र के 6 बच्चों में से एक गंभीर कुपोषण और कमजोरी से पीड़ित है। व्यवहारिक रूप से गाजा की पूरी आबादी को जीवित रहने के लिए बेहद अपर्याप्त मानवीय खाद्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वहीं दुनिया के कई देश गाजा में लगातार मानवीय सहायता भेज रहे हैं। इसी कड़ी में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जॉर्डन वायुसेना के विमान में सवार होकर गाजा पट्टी में सहायता छोड़ने वाले दल में शामिल हुए। इस दौरान किंग अब्दुल्ला ने कहा कि 20 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाले खाद्य संकट को रोकने के लिए गाजा की मानवीय सहायता दोगुनी की जानी चाहिए। और दक्षिण कोरिया में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए डॉक्टर्स का कहना है कि उनका विरोध सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें नए मेडिकल कॉलेजेस के जरिए डॉक्टरों की नई भर्ती की जानी है। लगभग 10,000 मेडिकल प्रशिक्षुओं ने विरोध स्वरूप अपना कार्यस्थल छोड़ दिया है, जिससे दक्षिण कोरिया के प्रमुख अस्पतालों का संचालन बाधित हो गया है। दक्षिण कोरियाई जनता इन दिनों डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण जूझने को मजबूर है। बीते एक हफ्ते से अस्पतालों में रिकॉर्ड स्तर पर डॉक्टर्स की संख्या में कमी आई है। देश के आधे से ज्यादा डॉक्टर्स सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक लगभग 10,000 ट्रेनी डॉक्टर्स ने अपने निलंबन का आवेदन दिया है, जबकि लगभग 9,000 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने मेडिकल छात्रों का वार्षिक कोटा 3,058 से बढ़ाने की सरकारी योजना के विरोध में किया है। डॉक्टरों की कमी और प्रशिक्षु डॉक्टरों के सामूहिक बहिष्कार के चलते दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में सैन्य और सामुदायिक डॉक्टरों की तैनाती का ऐलान किया है। एक बार फिर मैं आपसे कल तक वापस आने का अनुरोध करता हूं, ताकि आप उन मरीजों की देखभाल करें जो व्याकुलता से आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश की मौजूदा स्वास्थ्य परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स से जल्द काम पर लौटने का आह्वान किया है। सर्जरी जैसे आवश्यक उपचार में देरी को रोकने के लिए हम 150 सार्वजनिक स्वास्थ्य डॉक्टरों और 20 सैन्य डॉक्टरों को तैनात करेंगे, जिन्होंने मार्च में आवश्यक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके साथ ही हम स्थिति के आधार पर अतिरिक्त तैनाती की तैयारी भी करेंगे। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में जन्म दर और भी निचले स्तर पर पहुंच गई है। लगातार चौथे साल देश की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली है। लोगों के मुताबिक जन्म दर में गिरावट को रोकने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता और बच्चों के पालन पोषण के लिए बेहतर कामकाजी माहौल बनाने की जरूरत है। मुझे अपने बच्चों की देखभाल के लिए समय निकालने की जरूरत है, लेकिन सबसे कठिन बात यह है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो हमेशा समय की गारंटी नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार और कंपनियों को सहयोग करने और बच्चों की परवरिश के लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने गिरती जन्म दर को रोकने को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया है और इस स्थिति से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो देश में घटती जनसंख्या की वजह युवाओं में शादी की घटती इच्छा है। जनसंख्या में कमी को लेकर युवाओं का कहना है कि इसके लिए सबसे बड़ी समस्या बच्चों की देखभाल पर होने वाला खर्च है। और खबरें भी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माई ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो जी बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। अल्बानियाई प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित यूक्रेन दक्षिण पूर्व यूरोप शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अल्बानिया की राजधानी तिराना पहुंचे और वहां उन्होंने रूस से मुकाबला करने के लिए संयुक्त हथियार उत्पादन का प्रस्ताव रखा। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका और 4 मध्य यूरोपीय नाटो सदस्यों ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में जमीनी सेना भेजने की उनकी कोई योजना नहीं है। पिछले 2 साल से यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस द्वारा अवदीवका पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना का अगला मिशन बखमुख पर कब्जा करना है और इसलिए अब उसने इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अन्य शहरों में हमलों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अल्बानिया की राजधानी तिराना पहुंचे। अल्बानियाई प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित यूक्रेन दक्षिण पूर्व यूरोप शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए जेलेंस्की ने दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देशों के 2 दिवसीय सम्मेलन में बाल्कन और अन्य नेताओं से मुलाकात करते हुए संयुक्त हथियार उत्पादन के विचार पर जोर दिया। जेलेंस्की ने इस दौरान रूस को यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरा करार दिया। हम गोला बारूद की आपूर्ति में समस्याओं को देख रहे हैं जो युद्ध के मैदान पर स्थिति को प्रभावित कर रही है। हम आपके और हमारे सभी भागीदारों के साथ सह उत्पादन में रुचि रखते हैं। हमें गर्व है कि यूक्रेन में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 500 रक्षा कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन यह पुतिन के खिलाफ जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं सम्मेलन में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने यूक्रेन के साथ दृढ़ता के साथ खड़े होने की बात की और कहा कि यूरोप की सुरक्षा के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने होंगे। हम सभी यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम एक खतरे के सामने यूक्रेन के साथ दृढ़ता से खड़े हैं जो यूरोप की सुरक्षा और वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बहुत ही वास्तविक खतरा है। वहीं 4 मध्य यूरोपीय नाटो सदस्यों के प्रधानमंत्रियों ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में जमीनी सेना भेजने की उनकी कोई योजना नहीं है। इस बीच पेंटागन ने साफ कर दिया कि अमेरिका की यूक्रेन में सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। पेंटागन के प्रवक्ता ने जोर देते हुए कहा कि रूस के खिलाफ हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। यूक्रेन में लड़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने की हमारी कोई योजना नहीं है। रूस के हमले की शुरुआत के बाद से हमने यूक्रेन को जल्द से जल्द सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और यह सिर्फ अमेरिकी प्रयास नहीं है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। हम यूक्रेन को यथाशीघ्र सहायता प्रदान करेंगे। इस बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा कि यूरोपीय संघ को यूक्रेन के लिए सैन्य आपूर्ति खरीदने के लिए जब्त की गई रूसी संपत्तियों का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने यूरोपीय संघ से रक्षा नीति पर और अधिक बल देने की बात कही। संघर्ष के जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यूरोप को अगली पीढ़ी की क्षमताओं को विकसित करने और निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। अब यूक्रेन के लिए संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण खरीदने के लिए फ्रीज रूसी संपत्तियों के उपयोग करने के बारे में बातचीत शुरू करने का समय आ गया है। बहरहाल तीसरे साल में प्रवेश कर चुका यह संघर्ष समय के साथ और तेज होता जा रहा है, जिसके फिलहाल थमने के कोई संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं।
और ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को लंदन हाई कोर्ट से झटका लगा है। ब्रिटेन में अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस सुरक्षा हटाने का फैसला गैर कानूनी या तर्कहीन नहीं था। किंग चार्ल्स तृतीय के छोटे बेटे प्रिंस हैरी अपने परिवार के साथ अमेरिका स्थानांतरित हो गए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि उनके सुरक्षा स्तर को बदलने के सरकार के फैसले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। मामला फरवरी 2020 का है, जिसमें रॉयल्टी और सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा के लिए कार्यकारी समिति के एक फैसले के बाद ब्रिटेन होम ऑफिस द्वारा प्रिंस हैरी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाय। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप है। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है, एनईपी ने जिसे सजाया है, अपने कौशल को फैलाया है, नए रोजगार को पाया है, अमृत काल की ये आंधी है, मोदी सरकार की गारंटी है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुख करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट प्रत्याशी तय करने के लिए जारी प्राइमरी चुनाव में रिपब्लिकन दावेदार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निक्की हेली को साउथ कैरोलिना के बाद अब मिशिगन के प्राइमरी चुनाव में भी हरा दिया है। हालांकि हार के बावजूद निक्की हेली अपनी चुनावी अभियान को जारी रखेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मिशिगन के प्राइमरी में चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं और बाइडेन ने मिनेसोटा के प्रतिनिधि डीन फिलिप्स को शिकस्त दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। इस साल नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में प्राइमरी चुनाव कराए जा रहे हैं। रिपब्लिकन की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी निक्की हेली को साउथ कैरोलिना के बाद अब मिशिगन के भी प्राइमरी चुनाव में हरा दिया है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मिशिगन के प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की है। जो बाइडेन ने मिनेसोटा के प्रतिनिधि डीन फिलिप्स को हराया, जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में उन्हें टक्कर दे रहे थे। वहीं ट्रंप ने मिशिगन प्राइमरी में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली को हराने में कामयाबी पाई है। दूसरी तरफ मिशिगन के कई लोगों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा की स्थिति को संभालने में नाकाम रहे, जिस कारण उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है। मैंने बिना किसी प्रतिबद्धता के मतदान किया क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन संघर्षग्रस्त गाजा के लोगों की जान बचाने में नाकाम रहे हैं। मैं दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद करता हूं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक गाजा में संघर्ष विराम कराने में असफल रहे। चुनाव में उन्हें इस मामले पर दिक्कत हो सकती है। दोनों नेताओं को मिशिगन चुनाव में मिली जीत के साथ ही राष्ट्रपति पद की रेस में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधा मुकाबला होने की प्रबल आसार दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि निक्की हेली ने हार के बाद भी राष्ट्रपति पद की रेस में बने रहने की बात कही है। उन्होंने कोलोराडो में ट्रंप को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि वह अपने चुनावी अभियान को आगे भी जारी रखेंगी। डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हमारे सहयोगियों पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेने जा रहे हैं
जिसकी वजह से यूक्रेन के 5 लाख लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो हमारे सहयोगी हमसे पल्ला झाड़ना शुरू कर देंगे। रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अब तक 5 राज्यों में जीत दर्ज कर चुके हैं। ट्रंप आयोवा, नेवाडा, वर्जिन आइलैंड और दक्षिण कैरोलिना के बाद अब मिशिगन में जीत के साथ 5 राज्यों के डेलीगेट्स का समर्थन हासिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन दूसरे कार्यकाल के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के आंतरिक चुनाव में अब तक 4 राज्यों में जीत हासिल कर चुके हैं। इनमें न्यू हैम्पशायर, दक्षिण कैरोलिना, नेवाडा शामिल है। मिशिगन में उनकी जीत के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में 2020 की तर्ज पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बनाम जो बाइडेन के बीच मुकाबले की अटकलें तेज हो गई हैं। और अमेरिका के टेक्सास के जंगलों में लगी भीषण आग और फैल गई है। आग से अमेरिका का परमाणु हथियार सुविधा संचालन केंद्र खतरे में पड़ गया है, जिसका परिचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। टेक्सास में तेजी से बढ़ रही जंगल की आग ने हाहाकार मचा दिया है। इसकी आक्रामकता को देखते हुए छोटे शहरों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। तेज हवा, सूखी घास और बेमौसम गर्म तापमान ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में इसके और फैलने की आशंका पैदा कर दी है। वन सेवा के अनुसार स्मोक हाउस क्रीक फायर की वजह से राजमार्गों को बंद कर दिया गया है और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। और विश्व संस्कृति की झलक में आज ताइपे के पिंगशी जिले में हर साल आयोजित होने वाले शानदार लाइट शो की देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं बच्चे ही किसी देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में भविष्य को ध्यान में रखते हुए ताइवान में एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें प्रकृति के संरक्षण के लिए अभी से ही बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दरअसल वसंत की शुरुआत में हर साल ताइपे के पिंगशी जिले में एक शानदार लाइट शो का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हवा में लालटेन को जलाकर उड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। खास बात यह है कि हवा में उड़ने वाली लालटेन जब जल जाती है तो उसका कूड़ा ताइपे के जंगलों में इधर उधर गिर जाता है और पर्यावरण को दूषित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बच्चे जंगलों में जाकर इस कचरे को साफ करने का जिम्मा उठा रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। जब हम आकाश में लालटेन छोड़ते हैं तो हम आमतौर पर पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हम लालटेन के गिरे हुए कूड़े को उठाने जाते हैं तब हमें इसका एहसास होता है। मुझे यह एहसास दिलाने के लिए मैं अपने शिक्षक का आभारी रहूंगा। दूसरी तरफ इन लालटेन से केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, बल्कि किसानों को भी इसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब लालटेन वापस से जमीन पर गिरती है तो उनको सहारा देने वाले तार के फ्रेम खेत में गिर जाते हैं, जो कभी पैरों में चुभते हैं तो कभी मशीन में फंसकर मशीन को खराब कर देते हैं। उधर ताइपे की सरकार ने भी लालटेन के कचरे को इकट्ठा करने का अभियान शुरू कर दिया है और 2 सप्ताह में 160 किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है। इस तरह की पहल सराहनीय है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।